स्वतंत्र वीर सावरकर की 58वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाराष्ट्र समाज उज्जैन द्वारा आयोजित समारोह में श्री लोकेंद्र शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में वहां उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात मेरे अनुरोध पर उन्होंने वीर सावरकर के विषय में बातचीत करने की सहमति दी और हमारे स्टूडियो में उनसे जो बातचीत हुई वो आपके सम्मुख यथावत प्रस्तुत है। नमस्कार मित्रों, आज हम वीर सावरकर जी की 58वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रमुख विचारक एवं वक्ता लोकेंद्र शर्मा जी से उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे और सहज बात करेंगे कि सावरकर जी क्या थे और स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ किस तरह वो बढ़े, यह हमारा विषय होगा। तो आदरणीय, आप बताएं कि सावरकर जी का एक्चुअली बाल्यकाल किस प्रकार का था? देखिए, सावरकर जी का बाल्यकाल इस प्रकार का है कि कुल मिलाकर के 3 भाई हैं जी। और 3 भाई होने के साथ में 9 वर्ष की आयु में जो है वो माता जी की मृत्यु हुई है और माता जी की मृत्यु के 6-7 साल बाद ही प्लेग की बीमारी के कारण से पिता की भी मृत्यु हुई है। ऐसे समय में बड़े भाई के ऊपर जो है उनके पालन पोषण इसकी सबकी जिम्मेदारी आती है। जी। तीनों भाई में बड़े भाई जो हैं, जिन्हें दादा राव सावरकर बोला जाता है, वो हैं विनायक सावरकर है, छोटे नारायण सावरकर है जी। तीनों भाई जो हैं वो उत्कट देशभक्ति का प्रकटन करने वाले लोग जो हैं वो बालक हैं। आप देखेंगे बाल्यकाल कैसा है सावरकर का, तो बाल्यकाल में ही मतलब 10-11 साल की उम्र में उन्होंने मित्र मेला नाम का एक संगठन तैयार कर दिया। मित्र इकट्ठे होते थे जी, भारत की बात करते थे, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों की बात करते थे और उन आंदोलनों में कैसे सहभागी हो सकते हैं, कैसे अपनी अभिन्न सहभागिता जो है उसमें कर सकते हैं, उसके लिए लोगों का नेतृत्व करने का काम वो 11-12 साल का सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वो करने लगा था। तो उस समय एक्चुअल मतलब जब इनके माता पिता नहीं रहे या तो उस समय इनकी आयु क्या रही होगी? जब माता पिता नहीं रहे, जब माता नहीं रही, जब उनकी आयु जो है वो 7 वर्ष है, 8 वर्ष है और जब पिता नहीं रहे जब 11-12 वर्ष है, 13 वर्ष है। 3-4 साल के अंतराल में ये सब हो गया, इतना सब हो गया। जी। इतने कठिन समय को जो है बाल्यकाल में वो स्वतंत्र वीर सावरकर ने भोगा है और उसके बावजूद भी अपनी उत्कट देशभक्ति जो है उसको कहीं पे भी थोड़ा सा भी जो है वो आप देखेंगे कि भंग नहीं होने दिया है। निरंतर अपने भावों के साथ में अपने बड़े भाई के नेतृत्व में और समाज और देश का काम करते हैं। अच्छा, इनका निवास या कहाँ पर रहते थे मूल रूप से? ये महाराष्ट्र में भगूर नाम का स्थान है, वहां पर आपका जन्म हुआ था और आपकी पढ़ाई जो है वो पुणे में हुई है और नासिक में हुई है और उसके बाद आप लंदन पहुंचे। लंदन में आपकी बैरिस्ट्री की पढ़ाई हुई है और फर्ग्यूसन कॉलेज में जो है वो आपने पढ़ाई की है। 1901 में आपकी जो है वो मैट्रिक परीक्षाएं पूर्ण हुई थी। उसके बाद कुछ लोगों के सामाजिक लोगों के सहयोग से आप फिर फर्ग्यूसन कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे और वहां पर भी आप सामान्य व्यवहार भी कर रहे थे। समाज का नेतृत्व करना, पूरी कुशलता के साथ करना, इसका पालन जो है वो सावरकर निरंतर करते हैं। तो वहाँ पे जैसे ये लंदन में जब अपनी एक्टिविटीज चलाते थे तो इनका वहाँ कुछ विरोध वगैरह भी होता था क्या? देखिए, एक्टिविटी क्या चलाते थे पहले तो ये हमको जानने की आवश्यकता है। जी। फिर अपन ये देखेंगे कि उनका विरोध होता क्या। जी। तो आप सावरकर चरित्र को देखेंगे तो 1901 से लेकर के और 1904-05 तक फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े हैं। जब उस पढ़ाई के दौरान समाज के अंदर क्रांति की अलग जगाना, और मैं बोलूंगा क्रांति की नहीं, वीरता और तेजस्विता की अलग जगाना। कैसी वीरता और तेजस्विता की अलग जगाना? तो ये जो आक्रमणकारी अंग्रेज हैं, ये विदेशी हैं, इनके द्वारा तैयार की जाने वाली किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे जी। संकल्प दिलाया है, लोकमान्य तिलक जी का संकल्प है। उस संकल्प की पूर्ति के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज में
पूरे विश्व की सबसे बड़ी वस्त्रों की होली जी। वो अगर किसी ने जलाई है तो सावरकर ने जलाई है। क्या बात। और उस समय उनके गुरु स्वरूप लोकमान्य तिलक भी वहां पर पधारे, उपस्थित हुए हैं। गौरव का क्षण था सावरकर के लिए। तो आप देखेंगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी आक्रमणकारियों के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सावरकर खड़े हैं और पूरे दम से खड़े हैं। अब आपने लंदन की बात की है, तो लंदन की बात में मैं आपको एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि लंदन में इंडिया हाउस में रहने गए हैं शांति कृष्ण वर्मा जो है, उन्होंने इनको आह्वान किया है, ये वहां पर रह करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने का क्या कारण है? चूंकि अंग्रेजों ने अपने देशात्मक कानून से भारतीय दंड विधि, भारतीय साक्ष्य विधि और इन सब विधियों की रचना की। उनका उद्देश्य था भारत को अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वैधानिक व्यवस्था तैयार करना जी। तो आप जानते हैं लोहे की काट लोहा है, जहर की काट जहर है, वैसे विधि की काट विधि होगी। इसलिए अंग्रेजों के कानून को पढ़ना, उसके लेगुनास को जानना और अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देने का काम जो है वो सावरकर ने किया है। इसलिए निश्चित विरोध तो होना ही था। अब ये विरोध जो है ये तब ज्यादा बढ़ा जब सावरकर ने 1907 में 1857 के स्वातंत्र समर की 50वीं वर्षगांठ आयोजित की है लंदन में। वहां 26 लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा सामर्थ्य का काम है। भारत की भूमि नहीं है, भारत का कोई व्यक्ति वहां नहीं है, लेकिन लंदन के इंडिया हाउस में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चले हुए स्वतंत्रता संग्राम का 50वां वर्षगांठ, उस गुलामी के काल में अगर कोई मना सकता था तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर है। और ये बात अंग्रेजों को खल गई थी, चुभ गई थी। तो निश्चित है विरोध होना ही था। भारतीय राजनीति का पुनरुत्थान और भारतीय राजनीति का पुनरुदय ये सावरकर ने किया है। तो सावरकर जी लंदन से स्वदेश वापस कब लौटे? हाँ, ये आपका प्रश्न थोड़ा सा सुधार करने योग्य है, क्योंकि सावरकर लंदन से भारत आए नहीं है, लाए गए हैं। अच्छा। और ये 1909 में लाए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का जो महासमर उन्होंने लिखा है 1857 का स्वतंत्र समर, इसके कारण से अंग्रेज हुकूमत उनके पीछे पड़ गई थी। और उसी समय में कुछ केसेस हुए थे जिसमें मदन लाल धिंगरा ने एक शूट आउट किया था, एक वध किया था करजन वाइली का। करजन वाइली को जो है वो लंदन में गोली मार दी गई थी और मदन लाल धिंगरा जी जो है उसमें मुख्य किरदार में थे। और ऐसे ही अनंत लक्ष्मण कनेरी जी जो है उन्होंने भी एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। और इन दोनों गोली कांडों के पीछे, अंग्रेजों के इन वधों के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सावरकर दिखाई देने लगे थे। और सावरकर के ऊपर ये आरोप लगाए गए। आरोप लगाने के बाद में उनको ट्रांजिट किया गया और ट्रांजिट करने के दौरान ही वो विश्व प्रसिद्ध घटना भी हुई है। जब लंदन से लेकर के निकले हैं, सावरकर जानते थे अब मुझे लंदन से लेकर के निकल रहे हैं और एक स्थान आएगा जहां फ्रांस निकट होगा। यदि मैं इस स्थान पर फ्रांस पहुंच जाता हूं दुस्साहस करके, तो निश्चित ही मैं अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अंग्रेजों की इस केस से मुक्त हो सकता हूं और मेरा जो है वो रिमांड फ्रांस करेगा और बाद में मैं इस अपनी बात को जो है बड़ी मजबूती के साथ रख पाऊंगा। उनको इस बात की भी चिंता थी कि अंग्रेज बड़े नशरंस हैं, वो किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कितना बड़ा दुस्साहस जो है वो सावरकर ने किया है। लंदन से निकले हैं, शौचालय गए हैं, शौचालय भी ऐसा है जिसमें कांच लगे हुए हैं। अपना नाइट कोट, अपना ओवरकोट पहन करके गए, ओवरकोट उतारा है और कांच पर टांग दिया है ताकि बाहर दिखाई न दे। इतना सकरा रास्ता जिसमें से निकल पाना किसी बच्चे के लिए भी असंभव हो, वहां से निकल करके पूरा शरीर में खरोंच आ गई है, छिल गया है और नीचे नमकीन पानी है समुद्र का। कूद गए। जबकि इतनी जगह, इतनी तिलमिलाहट के बीच भी जो हृदय की तिलमिलाहट थी देशभक्ति की, इस भारत माता को स्वतंत्र कराने की, वो हावी थी। तैर करके और पहुंच गए हैं फ्रांस के तट पर। फ्रांस में जाकर के सरेंडर किया है, वहां के सिपाहियों को सरेंडर किया है, पर भाषा की अभिज्ञता के कारण से, कुछ सामान्य परिवेशिक समस्याओं के कारण से पीछे पीछे जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के सैनिक भी आ गए थे। उन्होंने चोर चोर कह करके बुलाना चालू कर दिया, तो फ्रांसीसी लोग समझ नहीं पाए और उन्होंने वापस उसी समय उनको सौंप दिया है। तो वो एक क्रांति का एक जो स्कूटर होना था वो कहीं रह गया और इसी प्रकार वो लंदन से फिर भारत लाए गए। और भारत लाए जाने के बाद उनके ऊपर मुकदमे चले। मुकदमे चलने के बाद में पहला 2010 में उनको आजीवन कारावास हुआ और फिर 2011 में वापस उनको आजीवन कारावास हुआ और काले पानी भेज दिया गया। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 आजीवन कारावास हुए हैं। और इस विषय को लेकर के स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा भी है कि मैं अपने
2 आजीवन कारावासों से प्रसन्न हूं। जी। प्रसन्नता का कारण व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि मुझे इस बात में विश्वास हो गया कि ये जो ईसाई अंग्रेज हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, आज देखो मुझे 2 आजीवन कारावास दे रहे हैं। इसका मतलब हिंदुत्व के पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को अंग्रेज मानने लगे हैं और डर गए, भयभीत हैं। भयभीत। जी 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 जी। अच्छा, फिर यहाँ वर्तमान में जैसे स्थिति रही कि उनके परिवार वगैरह का परिवेश क्या रहा? ये काला पानी में ही रहे ना? काला पानी में रहे, काफी समय रहे। 1901 में जो है इनका विवाह हो गया था। उसके बाद में इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी रहे। एक पुत्र तो अल्पवय में जो है उनका देहावसान हो गया था। बाद में एक और पुत्र रहे हैं, अभी भी उनके पोते हैं। तो परिवार तो अभी भी चलता रहा है, लेकिन उनका परिवार केवल इतना ही था। उन्होंने तो पूरे भारत को अपना परिवार बनाया। आप देखेंगे तो उनके जो मानस पुत्र हैं वो अनेकानेक हैं, जिनके नाम उधम सिंह रथ कनहले के रूप में मैंने लिए ही थे। पर हम रास बिहारी बोस को देखते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, हम भगत सिंह को देखते हैं। तो एक जो वैचारिक जन्म दिया गया वो अनंत रूप से प्रवाहित किया गया। 1857 का स्वातंत्र समर ये क्रांतिकारियों की गीता थी। ये विचार वहीं से जन्म लेता था। एक क्रांतिकारी, एक वीरता पूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने का जो आह्वान जो था वो उस पुस्तक के अंदर था। और पूरा परिवार वही है, जो क्रांतिकारी है वो सावरकर का परिवार है। आप भी और मैं भी, जिनके मन में देशभक्ति जागृत है, वो सावरकर का परिवार है। निश्चित निश्चित, अति सुंदर विचार प्रकट किए आपने। और ये संक्षिप्त परिचय था, लेकिन निश्चित है कि सावरकर जी के विषय में एक आम आदमी की धारणा को बदलेगा और आज का युवा उससे परिचित होगा इस छोटे से वार्तालाप से। जी, और मैं एक बात को जोड़ना चाहूंगा इस विषय में। जी बिल्कुल। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। आज के युवाओं की आपने बात की है, तो युवाओं के बीच में कुछ लोग मैसेज देते हैं और वो मैसेज इस प्रकार के होते हैं कि सावरकर जी के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग रहे होंगे जिनको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। हाईलाइट की भी एक बात जो है कि 1942 में सावरकर ने जो है वो युवाओं का आह्वान किया कि आप ब्रिटिश फौजों में सम्मिलित होइए। अरे ऐसा आह्वान किया था और वो युवाओं का आह्वान था, क्योंकि उन्हें मालूम था रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उस आंदोलन को गतिमान कर चुके हैं और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए हैं। यदि भारत का युवा सशस्त्र होकर के आज अंग्रेजों के साथ में खड़ा हो रहा है तो कल को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वो एक नई जान देगा, एक नई गति देगा। आजाद हिंद फौज के अधिकतम सैनिक वो लोग थे जो सावरकर की प्रेरणा से और अंग्रेजों की सेना में सम्मिलित हुए थे, अपना शस्त्रीकरण किया था और भारत का समृद्धिकरण भी उसके एक सार के रूप में था। ये सावरकर का एक मूल मैसेज है। अति सुंदर, अति सुंदर। आपने ये बहुत अच्छा विषय पर मतलब चर्चा हुई अपनी और अत्यंत सुंदर विषय। इसको तो जितना पढ़ा जाए, जितना इस पर चिंतन किया जाए कम है, लेकिन इस विषय पे अपन कभी और विस्तृत चर्चा भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। तो ये एक संक्षिप्त परिचय में मेरा ऐसा विचार था कि आज इस अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, जब विभिन्न स्थानों पे लोग श्रद्धापूर्वक उनके लिए उपस्थित हुए हैं, तो कुछ लोगों के लिए कौतूहल होता है कि वो क्या है। तो इसी विषय में मेरा ऐसा विचार था कि आपसे कुछ चर्चा की जाए, जिससे एक सहज उनको पता पड़े कि हम किसके आगे खड़े हैं या किसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर की कृपा है, आपकी प्रगति के लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
स्वतंत्र वीर सावरकर वीर सावरकर जी आज के हमारे बीच प्रसिद्ध वक्ता इस देश के